हमने बैड डेट तक कर दिया था, ठीक है। अब हमें करना था एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना था, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति है ना। तुम्हारे क्या क्या एसेट्स हैं, वही चीजें, जैसे स्कूटी तुम्हारी है, मोबाइल तुम्हारा है, सारी चीजें क्या है तुम्हारे, मकान तुम्हारा है, सारे क्या है, एसेट्स, ठीक है। अब उसी के बारे में पढ़ना है, उसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल, सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। जैसे कैश इन हैंड हो गया, मशीनरी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, सारी चीजें। भाई तुम्हारे पास कैश है 5 लाख रुपए, वो भी तो तुम्हारा एसेट्स ही है। तुम्हारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 10 करोड़ रुपए, वो भी क्या है, एसेट्स है। तुम्हारे पास क्लोज स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, एसेट्स है। तुमने लोगों से पैसा लेना है, तुम्हारे डेटर्स हैं, वो भी क्या है, एसेट्स हैं। तुम्हारे फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह पड़े हुए हैं, कई चीजें पड़ी हैं, मोबाइल वगैरह, वो भी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तुमने एफडी कर रखी है, वो भी क्या है, एसेट्स है। सारी चीजें क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। बारे में हम बात कर रहे थे। तो एसेट्स वो प्रॉपर्टीज, वो रिसोर्सेज जो एक बिजनेस ओन करता है, ठीक है। अब वो कितने तरीके के होते हैं, देखो सबसे पहले करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गए करंट एसेट्स और एक हो गए, यार एक बार दिव्या को फोन करना, और एक हो गए, दब दब कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये केबल में दिक्कत है, ठीक है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स का मतलब नाम से ही थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि तुरंत ही हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है, ठीक है। जैसे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो गया हमारे करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स, जो बिजनेस लंबे टाइम के लिए होल्ड करता है, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलना है, वो क्या होगा हमारे नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के एग्जांपल जैसे आपका कैश इन हैंड तो है ही है, बैंक बैलेंस है, बैंक में तुमने एफडी करा रखी है 3 महीने की, उसे तुम कभी भी तोड़ दो। जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिनको तुमने उधारी में माल बेचा है। अब ऐसा तो नहीं बेचा ना कि चल छोड़े कोई बात नहीं, दे दियो 5 साल 10 12 साल बाद, तो वो तो नहीं होता है। लोग उधारी पे दिया है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इतने में तो दे ही देगा पैसे वापस, ठीक है। तो करंट एसेट्स आर दूज विच हेल्ड और which held for shorter period and can be converted into cash within 1 year। जैसे स्टॉक हो गया, जिसको आप क्या करते हो, हेल्ड फॉर शॉर्टर पीरियड, पहली चीज ये हो गया। दूसरा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर अंदर ही हम क्या कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, स्टॉक हो गया, स्टॉक इन हैंड है, भाई दुकान में माल रखा हुआ, ये थोड़ी रखा कि भाई 10 साल बाद बेचेंगे, हमें तो ये है कि भाई तुरंत निकालना है, हमने तुरंत निकाला, कैश में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका डेटर्स हो गए, ठीक है, भाई उधारी पे माल बेचा हुआ है जिसको, उससे पैसे तुरंत लेने हैं, आपके बैंक बैलेंस एफडी वगैरह है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इसका उल्टा हो गया, जो क्या होंगे भाई, जिनको आप, मैं सीधे सीधे लिख लूं, हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, जिसको बिजनेस क्या करेगा लंबे पीरियड के लिए,
नॉन करंट एसेट्स आर दूज विच आर हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड इन बिजनेस। जैसे सपोज करो, अब कोई हमने कंप्यूटर लिया, हमारा क्या है, कोचिंग सेंटर है, ठीक है, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। तो अब अगर मैंने कोई कंप्यूटर लिया है तो मैंने इसलिए तो नहीं लिया है कि मैं इसको तुरंत ही डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, इसको निपटा दूंगा, इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। वो तो मैंने ये रखा है कि चलो भाई ये जो है लंबे टाइम तक मेरा क्या करेगा, काम आएगा, इसका मैं बेनिफिट जो है लंबे टाइम तक उठाऊंगा, है ना। तो तुम लोगों की कृपा होती है तो 2 महीने में कुछ ना कुछ उसका बजा देते हो, है ना। कोई कीबोर्ड फेल पाल के निकल गया, किसी को गुस्सा आ रहा है तो कीबोर्ड ऐसे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो खराब कर देते हैं, वो बात अलग है। पर अदरवाइज तो वो हम लॉन्गर पीरियड के लिए रखते हैं। जैसे बिल्डिंग है, तो ऐसा थोड़ी कि हर 3 महीने में बिल्डिंग तोड़ेंगे और दोबारा बढ़ाएंगे, या हर 3 महीने में बिल्डिंग निकाल देंगे, बेच देंगे। तो बिल्डिंग क्या है, हम लंबे पीरियड के लिए उसको क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे अपने पास। और जैसे मशीनरी वगैरह होती है, भाई तुम्हारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें जितनी भी तुमने मशीनरी रखी है, ये थोड़ी कि उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट करना है, आज लाए 3 दिन बाद बेचो, दूसरी लाओ, ठीक है। तो उनको तो हम क्या करेंगे, लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो जो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे जाते हैं वो होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। मतलब हैं हमारे एसेट्स, पर ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये हम लंबे टाइम तक के लिए क्या करेंगे, इनको होल्ड करके रखेंगे। अब करंट एसेट्स तो सिंपली करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो है वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। जैसे देखो कैसे कैसे हम इसको करेंगे, इसमें एक तो आएंगे टेंजिबल, एक आएंगे इनटेंजिबल, एक आएंगे टेंजिबल, एक आएंगे इनटेंजिबल। अब बताओ जरा टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या समझ रहे हो तुम। हाँ भाई बताओ, टेंजिबल एसेट्स मतलब। टेंजिबल का मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे सपोज करो ये फर्नीचर ही है, इसको ये फिजिकल है ना, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हो गए। जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें। और इनटेंजिबल का मतलब, इनटेंजिबल का मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, बट है वो नॉन करंट एसेट्स। तो वो कौन से हो गए, जैसे तुम्हारी गुडविल हो गई, है ना। गुडविल पता ही होगा, जैसे भाई सपोज करो किसी ने अच्छा नाम कमा रखा अपना बिजनेस में, तो वो क्या हो गई, गुडविल होती है ना। तो कल को उसकी फ्रेंचाइजी तुम इधर उधर खोल सकते हो। जैसे हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, डोमिनोज का, पिज्जा फेमस है, तो उसकी गुडविल है। कल को तुम यहाँ खोलोगे तो पहले डोमिनोज वाले को पैसे देने पड़ेंगे फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए, ऐसे कैसे खोल दोगे। कोई बात नहीं, लगा दो, जिस दिन रगड़े जाओगे तगड़े जाओगे, है ना। तो इतनी खतरनाक पद्धति लगेगी, इतना खतरनाक केस लगेगा कि पिज्जा खाना तो दूर, रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स हमने पढ़ा। अभी अभी हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है, उसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो शॉर्टर पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए हमने अपने पास रखे हैं, उनको हम 1 साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर देंगे, नॉन करंट करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिनको हमने लंबे समय के लिए होल्ड करके रखा है अपने पास, ठीक है, इनको हम एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे मशीनरी हो गया, जैसे हमने एग्जांपल दिया कंप्यूटर हो गए, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें। फिर जो नॉन करंट एसेट्स है उनको हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया था, टेंजिबल में और इनटेंजिबल में। टेंजिबल का मतलब जिनको हम सिंपली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो हो गए टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे गुडविल हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी, आज आगे चलते हैं। उसके बाद आती है लाइबिलिटीज, उसके बाद आता है लाइबिलिटी। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको लाइबिलिटीज लिख लेता हूँ, लाइबिलिटी नहीं लिखता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में भी 2 तरीके की होती है, नॉन करंट
और करंट। Current liabilities, non-current liabilities refer to financial obligation of business. It denotes the amounts which a business owes to others. कहने का मतलब बिजनेस में भाई हमने जैसे डेटर्स को माल बेचा था, उनसे पैसा लेना था, तो वो हमारा एसेट्स है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे हमने बिजनेस में किसी से लेना है तो किसी को देना भी तो है। तो लाइबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट जो हमने किसी को देना है, जो हमने किसी को देना है। जैसे सपोज करो क्रेडिटर्स से हमने माल उधारी पे ले रखा है, उनको माल वापस, उनको पैसे वापस देना है। तो क्या जिससे मैंने उधारी पे माल लिया है वो मेरा करंट रहेगा कि नॉन करंट रहेगा? उसको मैंने अभी देना है कि आराम से देंगे खाते पीते साल 10 साल 15 साल में? अभी देना है तो वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज। मतलब वही है, जो हमें अभी नियर फ्यूचर में पे करनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होगी, और जो हमें लंबे समय बाद पे करनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो लाइबिलिटीज का मतलब ऐसा अमाउंट जो हमने पे करना है, जो हमारी देनदारी है, सिंपल सी बात है। तो लाइबिलिटीज दो तरीके की, कौन सी? नॉन करंट और करंट। करंट का मतलब जो हमें नियर फ्यूचर में पे करनी है, और नॉन करंट का मतलब जो हमें बाद में पे करनी है आराम से। तो पहले पढ़ते हैं, इसी में देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं। इट रिफर्स टू दोज व्हिच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड। ठीक है, वो क्या होते हैं? जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। भाई कोई तुमने लोन लिया है जो तुम्हें 10 साल में पे करना है, 20 साल में पे करना है, तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज इट रिफर्स टू दोज व्हिच आर टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर। जैसे क्रेडिटर्स को, भाई सपोज करो क्रेडिटर्स हैं, आपने उधारी पे माल लिया है, 2 महीने में पे कर दोगे, 3 महीने में पे कर दोगे, तो वो क्या है? करंट लाइबिलिटीज है। जैसे कोई सैलरी है, भाई सैलरी आपकी 30 तारीख को क्या हो गई? ड्यू हो गई, और अभी आपने पे नहीं की, तो कर दोगे, 5 को कर दोगे, 7 को कर दोगे, 10 को कर दोगे, 15 को कर दोगे। भाई ज्यादा ही लीचर आदमी होगा 20 को कर देगा, उससे ज्यादा तो नहीं रुकेगा। महीना पूरा होने के बाद भी 20 दिन रुक जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं रुकेगा। तो फिर वो भी तुम्हारी क्या है? जल्दी तुम्हें पे करनी है, नियर फ्यूचर में पे करनी है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेएबल है, बिजली का बिल पेएबल है, कोई भी लाइबिलिटीज है जो तुम्हें नियर फ्यूचर में पे करनी है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपकी करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे। नॉन करंट जो लंबे टाइम बाद आराम से ड्यू होंगे। भाई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, भाई देख पैसे तो मैं ले रहा हूँ, तो दूंगा मैं 5 साल बाद, यार कोई टेंशन नहीं है, तो भाई अपना दे दिया 5 साल बाद, तो क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरा, भाई पैसे तो मैं दे रहा हूँ पर अगले महीने मुझे जरूरत है, वापस दे दियो, तो तुम्हारी वो क्या बन जाएगी? करंट, कि अगले महीने वापस देंगे, इसी शर्त पर पैसा मिला है कि अगले महीने वापस देना है ना? तो इतना समझ आ गया? एसेट्स और लाइबिलिटीज का पंगा क्लियर हो गया? पक्का? अगर कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, ठीक है? कहीं पे लगे कि नहीं यार थोड़ा एक बार और बात की जाए इस मुद्दे पे, तो अब थोड़ी बात बनेगी। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। इट इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग कैश और incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods और सर्विसेज। ठीक है, कहने का मतलब देखो, अब मुझे कोई सर्विस किसी से लेनी है तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है पे करना पड़ेगा। भाई आप मेरे से कोई सर्विसेज ले रहे हो तो आप मुझे पे कर रहे हो ना, तभी तो सर्विसेज मिल रही है। अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदना है तब भी मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? मैंने कोई एसेट्स खरीदना है तब भी मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है पे करना ही पड़ेगा, बिना पे करे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब देखो, मैंने कोई सर्विसेज लेनी है, कोई गुड्स लेना है, कोई एसेट्स लेना है, कुछ भी लेना है, तो मुझे कुछ ना कुछ इन रिटर्न पे करना पड़ेगा। तो जो मुझे पे करना पड़ रहा है दैट इज माई एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो अमाउंट क्या बन गया मेरा? एक तरीके का एक्सपेंडिचर बन गया, मुझे अपने जेब से कुछ निकालना पड़ेगा, फ्री का कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो 3 तरीके का होता है, कौन कौन से तरीके का होता है, कब कब हम क्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब जब भी मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ तो वो हम अकाउंट्स में उसको 3 तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। ये क्या खर्चा है, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देखो, अब मैंने कहा कि मुझे कोई सर्विस लेनी है, कोई गुड्स लेने हैं, कोई एसेट्स लेने हैं, मैंने सर्विसेज ली,
तो वो मेरे कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। मैंने कोई गुड्स लिए तो वो कहाँ जाएंगे, मैंने कोई एसेट्स लिया है तो वो कहाँ जाएगा, क्या वो मेरा खर्चा होगा कि एसेट्स होगा। भाई मैं पे कर रहा हूँ, या तो मैं खर्चा कर रहा हूँ या मैं एसेट्स बना रहा हूँ, है ना, है कि नहीं। या तो मैं, भाई मैंने दो तरीके से खर्चा किया, मैंने एक 50 लाख की बिल्डिंग ले ली, तो बिल्डिंग तो मेरा एसेट्स बन गया, ठीक है। और मैंने 50 लाख की एक बोतल दारू पी ली, वो तो खत्म होगी बात, उससे मेरा कोई एसेट थोड़ी बना है, तो वो मेरा खर्चा हो गया। तो अब इसी तरीके से हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे कि किसको कब हमें कहाँ डालना है, कब बैलेंस शीट में डालना है, कब ट्रेडिंग में डालना है, कब पीएनएल में डालना है, कहाँ डालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू थोड़ा सा नाम से तुम्हें आइडिया हो रहा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो फिर कुछ तो बात बनेगी ही। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे सपोज करो तुम बिजनेसमैन हो, अब मैंने तुम्हें बताया तुम कई तरीके से पेमेंट कर रहे हो ना, कहीं पर सर्विसेज ले रहे हो, कहीं पे गुड्स ले रहे हो, कहीं पे एसेट्स ले रहे हो। अब तुमने क्या किया, एक बंदे को एम्प्लॉय रखा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उससे काम करवाया और 5 मई को उसको पैसे दे दिए। तो वो जो खर्चा है, क्या उस खर्चे का, वो जो तुमने उससे सर्विसेज ली है, सर्विसेज दी उसने तुम्हें, सर्विसेज ली है, उसका बेनिफिट जो था वो तुम्हें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही मिलेगा या फिर अगले आने वाले सालों में भी मिलेगा। उसका तो सर्विसेज जो उसने जब सर्विसेज दी तब बेनिफिट ले लिया तुमने, वो तो वहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं, वो तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से होते हैं, क्या, सिंपल सा बात लॉजिक है कि ऐसे जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं जिनका बेनिफिट आपने एक ही साल में लेना है और बात खत्म करनी है। जैसे ये बिल्डिंग है, मैंने किराए पे ले रखी है, ये हमारा जो है पूरा हॉल किराए पर है। अब 1 महीने मैंने इसका यूज कर लिया, इसकी पेमेंट कर लिया। अब ऐसा तो नहीं कि जो मैंने पेमेंट की वो मैंने अगले आने वाले सालों की भी कर दी है, इसी साल की इसी महीने की थी ना जो मैंने यूज कर लिया। तो जिस भी चीज का बेनिफिट हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में लेके खत्म कर देते हैं, वो हमारे सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे तुम्हारे खर्चे हैं वो तुम्हारे प्रॉफिट में से एडजस्ट हो जाए, रेवेन्यू में से माइनस होकर फिर तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी पढ़ते हैं क्या कहते हैं, इट रिफर्स टू एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका पूरा बेनिफिट हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया सैलरी का, मैंने एग्जांपल दिया रेंट का, तुम इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, और कोई जितनी भी चीजें हो सकती हैं तुम्हारी, ठीक है, जिसका बेनिफिट तुमने एक ही साल में ले लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब मुझे एक बात बताओ, अब एक्सपेंडिचर तो खर्चा तो किया ही है, मैं क्या किया, मैंने एक कंप्यूटर लिया। अब ये कंप्यूटर सपोज मेरे 3 साल 5 साल 10 साल जितना भी चलना होगा, इसमें 5 साल हम एक नॉर्मल मान लेते हैं, 5 साल सपोज ये चल जाएगा मेरे कंप्यूटर। अब मैंने कंप्यूटर लेने के लिए पैसा तो आज दिया है, सपोज 60,000 रुपए का कंप्यूटर पड़ा मेरा, 60,000 रुपए मैंने आज दिए, कंप्यूटर आ गया मेरे पास, जेब से तो मेरा एक ही बार में पैसा चला गया। पर क्या उसका बेनिफिट खाली मैं इसी अकाउंटिंग पीरियड में लूंगा कि आगे भी लूंगा, उस कंप्यूटर से जो बेनिफिट मिलेगा मुझे, वो मैं इसी अकाउंटिंग ईयर में लूंगा या आगे भी मिलेगा। तो इट मींस वो सारा का सारा मेरा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है मेरा, मैंने एक एसेट्स जनरेट किया है, तो उसका बेनिफिट मुझे आगे आने वाले सालों में भी मिलेगा, समझ गए। तो वो क्या हो गया, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जिससे मैंने एक क्या बना दिया, अपने एसेट्स क्रिएट कर दिया, जिसका बेनिफिट मुझे आगे आने वाले सालों में भी मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, जैसे कोई मशीनरी ली है। अब मैं कहता हूं आपसे, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल ले लो। हमने कहा जी आपने 50,000 रुपए किसी को सैलरी पे की है, इसका बेनिफिट आपने सेम एक ही साल में ले लिया है, तो ये सारा का सारा क्या है, आपका एक्सपेंस है, ये सारा का सारा क्या है, आपका एक्सपेंस है, ये सारा आपका पीएनएल में चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हमने कहा हमने एक मशीनरी ली है, क्या ली है, मशीनरी हमारी 2 लाख रुपए की,
सपोज इसकी लाइफ है 5 साल रुपए, 5 साल रुपए कह रहा हूं मैं, 5 साल इसकी लाइफ है, 5 ईयर्स। ये कितने साल चलेगी मेरी? 5 साल चलेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 5 साल चलेगी, ऊपर जो था हमारा खर्चा वो हमने सारा का सारा अमाउंट 50,000 का 50,000 एक ही बारी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। इसको मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसको मैं 2 लाख को 5 हिस्सों में तोड़ूंगा, 2 लाख को 5 हिस्सों में तोड़ूंगा, और फिर 2 लाख के 5 हिस्से करो जरा, तो कितने बनेंगे? 40,000 रुपए, 40,000 रुपए यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको सिंपल समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो अभी चल रहा है 24-25, ठीक है, फिर आएगा 25-26, फिर 26-27, फिर 27-28, फिर 28-29। तो मैं 24-25 में 40,000 रुपए, फिर 25-26 में 40,000 रुपए, ऐसे करके इसको क्या करूंगा, खर्चे में डालता रहूंगा, समझ गए। इतना मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस में चलता रहेगा हर साल 40,000 रुपए के लिए। और मशीन की वैल्यू पहले 2 लाख रुपए, पहले साल का 40 जो है खर्चे में चला जाएगा, तो फिर 1,60 रह जाएगी, 1,60 का 40 चला जाएगा, 1,20 रह जाएगी, ऐसे ऐसे करके घटती रहेगी। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आपने कोई ऐसा एसेट जनरेट किया है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है। समझ गए? क्लियर हो गया? पक्का? 2 चीजें समझ आ गई, कैपिटल और रेवेन्यू। अब एक तीसरा एक्सपेंस है जो थोड़ा सा आपको नाम से समझना पड़ेगा। तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है भाई, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा लग रहा है कि नहीं है? कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा लग रहा है, और इसके आगे एक वर्ड और लग गया डेफर्ड। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसे मैंने डिफर कर दिया है, आगे पोस्टपोन कर दिया, एक तरीके से कह सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो जी, खर्चा तो मैंने एक ही बार कर दिया, ये नेचर का भी ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू नेचर का है, पर इसको मैंने डिफर्ड कर दिया है कि मैं इसका बेनिफिट जो है अलग अलग सालों में मिलेगा। सपोज करो आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई और आपने लिया एक्टर सलमान खान, सपोज इसको लिया सलमान खान, तो उसने बोला 10 करोड़ लूंगा, उसने बोला 10 करोड़ लूंगा। तो अब है ये रेवेन्यू नेचर का, सलमान खान ने एक बार काम कर लिया, बात खत्म, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आप जितनी बार ऐड चलाते रहोगे, हालांकि बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा। तो एक बार सलमान खान ने तुम्हारा प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दिया, तो उसके बाद तो काफी ज्यादा चांसेस है कि चलेगा और बढ़िया चलेगा भी, ठीक है। तो उसका बेनिफिट तो आपको आगे मिलता रहेगा। बट आपने क्या कहा, देखो जी मैंने सलमान खान को पेमेंट कर ली, सलमान खान ने काम कर दिया, बात खत्म। अब आगे सलमान खान तो नहीं करेगा काम, आप तो ऐड चलाओगे चैनल्स पे, ठीक है, वो एक अलग चीज होगी। पर हम कहते हैं जी देखो 10 करोड़ जो है ना, ये 10 करोड़ में एक ही साल में खर्चे में नहीं डालूंगा, इसको हम क्या करेंगे, डेफर्ड कर देंगे, इसको डेफर कर देंगे आगे। इसको हमने बोला कि 5 सालों में जो है ऐसे चलता रहेगा, तो हर साल हम 2 CR 2 CR 2 CR करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करते रहेंगे। देखो आपकी फिगर बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपने 10 करोड़ एक ही बार PNL में एडजस्ट कर दिया, पता चल रहा है इतना आपका रेवेन्यू नहीं था जितना आपने इसका कांड कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना समझ आया कि नहीं आया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीनों तरीके के एक्सपेंडिचर समझ आ गए, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। समझ आने चाहिए भाई साहब, देखो हम आराम से टाइम लगा रहे हैं तो समझ आना चाहिए, समझ ना आए तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ तक हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ तक हमारी ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स जो है हमारी सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अब थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। सीधा हम डेबिट क्रेडिट क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो चीजें करना शुरू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आज हम यहीं पे इसको रोक देते हैं, यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं।